ओके, सो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज ईयर के बारे में, ठीक है। सबसे पहले आप ईयर के बारे में एक बार समझो ईयर क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे कि जो ईयर है वो वर्क कैसे करता है, ठीक है। जैसे तुम अगर देख पा रहे हो तुम्हारे सामने, तुम्हारे पास ये कुछ ईयर का डायग्राम है, जिसमें कि ये जो पार्ट है वो ईयर का ईयर पिन्ना कहलाता है, जो कि मैमल्स में वेस्टिजियल ऑर्गन बन चुका है, क्योंकि इसका मूवमेंट हम वॉलेंट्री एक्टिविटी से नहीं करवा सकते, ठीक है। यानी कि हम चाहेंगे तो ये मूवमेंट नहीं कर सकता, स्टिल कुछ बच्चे इसको मूव करवा पाते। जैसे कि आप ट्राई करो अपने ईयर पिन्ना को अपने अकॉर्डिंग मूव करवाने की, नहीं करवा पाओगे, ठीक है। आपको हाथ लगाना पड़ेगा तभी मूव होगा ये, अदरवाइज अपने आप नहीं हो सकता। जैसे हमारा हैंड, हमारे फिंगर्स अपने आप मूव करते हैं हमारे कमांड की वजह से, वैसे ईयर नहीं कर सकता, ठीक है, बिकॉज ये वेस्टिजियल है। बट बहुत सारे ऑर्गन्स में आज भी फंक्शनल है। आपने देखा होगा वुल्फ को या फिर डॉग को, वो अपने ईयर को आसानी से कंट्रोल कर पाते हैं। अगर आपने एलिफेंट को देखा हो तो एलिफेंट टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, अपनी बॉडी को थोड़ा सा हवा प्रोवाइड करने के लिए, एयर प्रोवाइड करने के लिए ईयर पिन्ना को मूव करवाता है। और इस तरीके से पूरा का पूरा जो एलिफेंट का बॉडी होता है, एटलीस्ट जो उसका हेड एरिया होता है, वो तो थोड़ा सा कूल फील करता है, ठीक है। तो ईयर पिन्ना का ऐसा कुछ फंक्शन हो गया। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे और भी पार्ट्स की, तो ये सबसे पहले अगर हम ईयर की बात करते हैं तो ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल, मिडिल एंड इंटरनल ईयर। एक्सटर्नल, मिडिल एंड इंटरनल ईयर, ठीक है। मिडिल ईयर जो होता है वो यहाँ तक होता है, एक्सटर्नल ईयर जो होता है वो ये ऑडिटरी कैनाल तक होता है। इससे पहले पहले ये जो कैनाल आ रहा है, ये ऑडिटरी कैनाल है, जिसमें कि साउंड वेव आगे की तरफ बढ़ते हैं और बाद में ये एब्जॉर्ब होकर के कॉक्लिया के थ्रू चला जाता है। सबको आपको एनिमेशन के फॉर्म में बताया जाएगा, ताकि आप पूरा कोऑर्डिनेट कर पाओ कि चीजें कहाँ से स्टार्ट हुई हैं और कहाँ पे जाके खत्म होंगी, ठीक है। बस आपको इसके हर एक पॉइंट को, ईयर में आपको 3 चीजें पढ़नी है। सबसे पहले तो आप इंपॉर्टेंट समझो कि ये पार्ट जैसे लग रहा है आपको, ये पार्ट जैसे आपको लग रहा है कि इजी है समझने में, तो बिल्कुल इजी होगा। मिडिल ईयर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आने वाली, लेकिन प्रॉब्लम आ रही है कि ये जो पार्ट है काफी कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड होता है, नीट वहीं से क्वेश्चन अराइज करता है। तो क्या मतलब हुआ इसका, जो इंटरनल ईयर है, जो इंटरनल ईयर है ये इंपॉर्टेंट है, और ये जो पर्टिकुलर पार्ट है उससे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। और इन सब के बारे में आपको जो स्केलेटल सिस्टम था हमारा चैप्टर, उसमें भी पढ़ने को मिला है, दैट इज बाहर से अंदर की तरफ मिस होता है, दैट इज मैलियस इंकस स्टेपिस। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो आपको पहले वो एनिमेशन दिखाता हूँ, जिससे कि आप रिलेट कर पाओ कि हाँ बेसिकली यहाँ पे क्या पढ़ना है हमें। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। The outer ear. The ear is an important organ that not only assists in hearing, but also helps the body maintain balance. It can be divided into 3 sections: the outer ear, the middle ear, and the inner ear. The outer and middle ear structures assist only in hearing, while the inner ear also helps to maintain the body's equilibrium. जैसा कि मैंने बताया था, ईयर का 2 फंक्शन होता है। नंबर 1 ऑडिटरी इनपुट्स, यानी कि जो भी सुनने में हेल्प करना है वो तो करेगा ही करेगा, साथ साथ में बॉडी दोनों ही साइड में, आइदर लेटरल, वेंट्रल और डॉर्सल एरिया में बिल्कुल एग्जैक्टली 3D पोजीशन में खड़ा हो पाए, 3D पोजीशन में स्टैंड कर पाए, दैट इज वाई। तो ईयर का 2 फंक्शन है और दोनों ही फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 इज हियरिंग एंड नंबर 2 इज बैलेंसिंग। The outer ear comprises a funnel-like structure called the pinna and an S-shaped tube called the external auditory meatus. Very fine hairs and wax-secreting sebaceous glands are present on the skin of the pinna and the meatus, which prevent dust and small insects from entering the ear. देखो,
हमारा जो एक्सटर्नल ईयर जो होता है उसमें बेसिकली जहां से साउंड वेव्स एंटर करते हैं, ऑब्वियसली ये सेंसिटिव पार्ट होता है। एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है क्लॉस्ट्रीडियम, ठीक है। ये बैक्टीरिया हमारे ईयर को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करवाता है, ईयर पेन बहुत ज्यादा कॉमनली ये क्रिएट करवाता है। इसके अलावा बहुत सारे फंगस भी हैं जो कि हमें ईयर पेन प्रोवाइड करते हैं या फिर ईयर पेन हमें दिलाते हैं, जिससे हमें बहुत प्रॉब्लम आती है और हम फिर इसी वजह से जो ईयर ड्रॉप्स वगैरह होते हैं वो यूज करते हैं और हमें फिर जाकर के रिलीफ मिलता है थोड़ा बहुत। तो देखो, नेचर ने सब चीज का जो इंतजाम है वो कर रखा है हमारे लिए कि हमें प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। तो यहाँ पे क्या है, हमारा ये जो ईयर है इसमें जो एंट्रिंग कैनाल है, इस कैनाल में जगह जगह पे सीबेसियस ग्लैंड होते हैं। सीबेसियस ग्लैंड बोले तो वैक्स सिक्रेटिंग ग्लैंड होते हैं, और ये वैक्स जो होता है ना वो एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल होता है, ठीक है। मतलब अगर बैक्टीरिया या फंगस और कभी कभी इंसेक्टा भी अगर इस ईयर के थ्रू एंटर करना चाहते हैं तो वो एंटर करते ही मर जाते हैं, एंटर करने के साथ ही वो मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो ईयर वैक्स है ना वो बहुत ज्यादा उनके लिए हार्मफुल होता है, उनकी बॉडी को बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय करता है और वो मर जाते हैं, और इसी वजह से हमारा जो ईयर है उसे प्रॉब्लम नहीं आती। नेक्स्ट है कि ये जो वैक्स है वो टाइम टू टाइम ना ऑब्वियसली बढ़ते रहता है हमारे ईयर में, तो इसको रिमूव करना भी जरूरी है। अगर मान लो ये ईयर वैक्स जरूरत से ज्यादा भर जाएगा हमारे ईयर में तो हमारा जो टिम्पैनम है ना वो वर्क नहीं कर पाएगा। आई मीन टू से जो वाइब्रेशंस है वो पहुंच नहीं पाएंगे हमारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक, तो ये वॉइस रिसीव नहीं हो पाएगा। जो भी पर्टिकुलर आपने साउंड सुना है वो आप समझ नहीं पाओगे या फिर वो कम सुन पाओगे, तो ये प्रॉब्लम आती है। इसलिए टाइम टू टाइम हमें ईयर वैक्स को रिमूव करना होता है। The pinna is responsible for collecting vibrations in the air and directing sound into the meatus. The meatus further extends into the middle ear. The middle ear consists of an air-filled space called the tympanic cavity that separates the outer and inner ears. The tympanic cavity is bound externally by the tympanic membrane, also known as the eardrum, and internally by an auditory capsule. ये वो पोर्शन है जहां पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन सिचुएट होता है और इससे मिलते हुए तीन बोन्स लाइन से अंदर की तरफ जाते हैं। पहला आपको दिख पा रहा होगा, पहला जो है वो है मैलियस, ये वाला है मैलियस, देन ये वाला है इंकस, देन ये वाला है स्टेपिस, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे भी आता है स्केलेटल सिस्टम से कि बताइए मैलियस और इंकस के बीच में और इंकस और स्टेपिस के बीच में कौन सा जॉइंट बेसिकली होता है, तो हम बोलेंगे हिंज जॉइंट होता है, ठीक है, हिंज जॉइंट। जैसा कि आपको मैंने बताया था हिंज जॉइंट हमारे बॉडी में पाए जाने वाला सबसे ज्यादा जॉइंट होता है। और अगर आपको एग्जाम में कुछ समझ में ना आए और पर्टिकुलर कोई जॉइंट आपके सामने दिया हुआ है तो आप हिंज जॉइंट लिख सकते हो, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली ये सही होगा, ठीक है। तो हिंज जॉइंट यहाँ पे भी प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से मूवमेंट आगे बढ़ता है और जाकर के इस स्टेपीज हमारे कॉक्लिया को इनपुट प्रोवाइड करता है। The tympanic membrane is composed of connective tissue that is covered with skin on the outside and a mucous membrane on the inside. The auditory capsule, on the other hand, has two membrane-bound apertures called the oval window and the round window. The middle ear also has three small movable bones or ossicles called the malleus, incus, and stapes on the floor of the tympanic cavity. These ossicles are attached to one another in a chain-like fashion. They increase the efficiency of transmission of sound waves to the inner ear. Air pressure also needs to be maintained on both sides of the eardrum for normal hearing. This is done by the eustachian tube. देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि आपको पता है कि आपका ईयर का जो वर्क है वो तो सिंपली दो है, जैसे कि बैलेंसिंग और हियरिंग, बट इसके अलावा आपके ईयर में दोनों ही साइड यानी कि आपके आइदर ऑफ द ईयर में जो बैलेंस है ना, यानी कि जो प्रेशर का
वैल्यू है वो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, वो मेंटेन्ड होना चाहिए। जैसे कि तुम जानते हो, तुमने कभी फ्लाइट में अगर ट्रैवल किया होगा तो तुमने एक चीज फील किया होगा, या फिर वो लोग खुद ही ऐसा करते हैं कि जो प्रेशर होता है ना, आपको पता है जैसे जैसे आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो तो प्रेशर लो होता जाता है। तो जो फ्लाइट होते हैं, एयरलाइंस होती है, उनके पास प्रेशर मेंटेन करने का एक मशीन होता है, जिसकी वजह से बेसिकली प्रेशर मेंटेन होता है। लेकिन अगर सपोज करो कभी को पायलट ये काम करना भूल जाते हैं, तो इससे क्या होता है, बेसिकली हम सुनना पहले बंद कर देते हैं, और साथ साथ में हमारा जो कैपिलरीज होता है वो बस्ट कर जाता है, और हमारे नोज एंड ईयर से जो ब्लड है वो बाहर निकलने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये पहली बात हुई। उसके अलावा तुमने कभी ऐसा भी देखा होगा कि तुम एक फास्ट मूविंग ट्रेन के अगर विंडो साइड में बैठे हो, तो तुम्हारा ईयर जो होता है ना, वो बेसिकली कुछ टाइम के बाद में एक बहुत ही प्लेन लाइन आपको सुनाई देता है, जैसे कि सी, ऐसा आपको लाइन आवाज बिल्कुल कान में सुनाई देगा, मतलब आपको कुछ और सुनाई ही नहीं देगा, और यही आवाज बिल्कुल सुनाई देगा। क्या कभी नहीं किसी ने इसको फील किया है? किसी ने इसको फील किया है? बहुत बार, जैसे कि आप फास्ट स्कूटी चलाओगे तो भी हो सकता है, लेकिन स्कूटी चलाने में ऐसा जनरली नहीं होता, बिकॉज आपके दोनों ही ईयर उस एयर प्रेशर को फील कर रहे होते हैं। लेकिन ट्रेन या बस या अपने कार में ही विंडो साइड में बैठ जाते हो, और एक ईयर आपका बहुत ज्यादा एयर को अपने एक ईयर में एंट्री दे रहा है, जबकि दूसरा ईयर जो है अपोजिट साइड में, तो उस तक ईयर नहीं पहुंच पा रहा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, एक जो बैलेंस होता है ना दोनों ईयर के बीच में, वो गड़बड़ हो जाती है। लेकिन आप देखोगे आफ्टर सम टाइम जब आप उस विंडो से हट जाते हो, तो दोबारा से वो चीजें नॉर्मल हो जाती है। ठीक है, तो ये हुआ कैसे? आपके ईयर में जो एक्स्ट्रा एयर या एक्स्ट्रा प्रेशर आता है ना, उसको आपके माउथ तक पहुंचाया, या फिर बोल दो हम फेरिंग्स तक, हमारा जो फेरिंग्स होता है वहां तक एक कैनाल पहुंचाता है। इस कैनाल को हम लोग बेसिकली बोलते हैं ट्यूब, स्टेशियन ट्यूब, जिसका काम होता है एक्सटर्नल, या फिर बोल दो कि जो इक्विलिब्रियम नहीं मेंटेन हो पा रहा है, या फिर ज्यादा एयर हमारे ईयर में पहुंच चुका है, इसको बेसिकली रिमूव करवा देना है यहाँ से, और तब जाकर के दोनों ईयर में जो प्रेशर का मेंटेनेंस है, या प्रेशर जो है वो मेंटेन हो जाएगा दोनों में, और इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगा, और इस वजह से हमें बहुत अच्छे से चीजें सुनाई देने लग जाती है दोबारा। तो एक प्रेशर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिसको कि हमारा स्टेशन ट्यूब कंट्रोल करता है। which connects the tympanic cavity to the pharynx. The inner ear consists of a complex system of intercommunicating chambers and tubes called a labyrinth. The labyrinth consists of two functional parts: the cochlea, which is responsible for hearing, and the vestibular apparatus, which is responsible for balance. देखिए, जो मैंने बात बोली अभी थोड़ी देर पहले कि हमारे ईयर का डुअल फंक्शन है, ठीक है, उसमें से एक फंक्शन जो है वो कॉक्लिया करता है, जबकि दूसरा जो है वो वेस्टिबुलर एपरेटस करता है, जिसमें कि सेमी सर्कुलर कैनाल होते हैं, जो कि आपस में 90 डिग्री पे अरेंज्ड होते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक दिन एग्जांपल भी दिया था। अगर आपको इनका पोजीशन जानना है, तो आप अपने जहां पे भी स्टडी रूम में बैठे हो उसके कॉर्नर, किसी भी वॉल के कॉर्नर में देखो, आपको तीन प्लेन नजर आएगा, दैट इज एक्स वाई जेड, और तीनों के तीनों आपस में 90 डिग्री पर अरेंज होंगे। तो वैसे ही यहाँ पे तीन सेमी सर्कुलर कैनाल होते हैं, वो अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, ये है वेस्टिबुलर एपरेटस, ये है कॉक्लिया, काम सुनने का, काम बैलेंस करने का। The labyrinth is of two types: bony and membranous. The bony labyrinth, ये पार्ट जो है वो कॉक्लिया और वेस्टिबुलर एपरेटस को शो कर रहा है। और आप यकीन मानो तो अब तक जो आपने पढ़ा है ना, वो तो एक इंट्रोडक्शन था, लेकिन ये जो पार्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाई मैंने इसका डायग्राम भी आपको बना करके दिया, और आपको भी घर पे प्रैक्टिस करना है इसका डायग्राम। एक और डायग्राम है जो कि अभी आएगा वीडियो में। तो ये सभी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और खास करके ये पोजीशन तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये वाला जो आपका ईयर, इंटरनल ईयर का पार्ट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, यहाँ पे जो ब्लू लाइन दिखा रहा है, वो दिखा रहा है बाहर का जो जो आउटर मेम्ब्रेन है उसके बारे में, उसे कहते हैं बोनी लैब्रियंथ। जबकि अंदर में जो आपको व्हाइट पोर्शन दिख रहा है ना, इसको कहते हैं मेम्ब्रेनस लैब्रियंथ। लोग सोचने में ये गलती करते हैं कि अच्छा अंदर में कुछ बोन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है तो उसका नाम बोनी होगा, और बाहर में कुछ मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है तो वो मेम्ब्रेनस होगा। बट इसका ठीक उल्टा होता है। बाहर में जो आपको मेम्ब्रेन दिख रहा है वो बोनी लैब्रियंथ होता है, और अंदर में जो दिख रहा है वो आपको मेम्ब्रेनस। यहाँ पे ना तो बोन है, ना तो वैसा कोई मेम्ब्रेनस है, बस यहाँ पे नाम दिया गया है इसको। इसका फंक्शन मैं आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। is
is a series of channels filled with a fluid called perilymph, while the membranous labyrinth lies within the bony labyrinth and is filled with endolymph. The cochlea is the coiled portion of the bony labyrinth and is also known as the auditory section of the inner ear. The cochlea, in turn, has two membranes, namely Rissner's membrane and the basilar membrane. ये स्ट्रक्चर आपको जो कॉम्प्लिकेटेड दिखाना अभी, ये जो स्ट्रक्चर आपको अभी कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है ना, ये स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसी का क्रॉस सेक्शन, ये जो आपको दिख रहा है ना, हमने कुछ नहीं किया है, कॉक्लिया को स्ट्रेट कर दिया है। जो कॉक्लिया अब तक स्नेल की तरह मुड़ा हुआ था ना, उसको हमने स्ट्रेट कर दिया और उसके क्रॉस सेक्शन को कट किया और उसको हम स्टडी करेंगे। एनसीईआरटी में भी इसका डायग्राम है, सो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। Rissner's membrane and the basilar membrane. Rissner's membrane and the basilar membrane divide the bony labyrinth into an upper section called the scala vestibuli and a lower section called the scala tympani, which are both filled with perilymph. Coming to the membranous labyrinth, the space between the scala vestibuli and scala tympani is called the scala media and is filled with endolymph. The fluids in the labyrinth cushion the soft structures and conduct waves from the middle ear to the organ of Corti. The organ of Corti, located in the scala media, is the actual receptor of sound. It is composed of hair cells that act as auditory receptors. Above the row of hair cells lies a thin elastic membrane called the tectorial membrane. Each hair cell has cilia on an apical part, whose basal end is. The inner ear also contains a complex system called. अब देखो इसमें क्या है, ये जो आपको बताया गया ये थोड़ा सा टफ पोर्शन होता है, या फिर बोल दो कि थोड़ा सा नॉलेजेबल या फिर कंसेप्चुअल पोर्शन होता है। इसमें कुछ भी नहीं किया गया है। ये क्या है आपको समझ में आ रहा होगा, ये डायग्राम कुछ भी नहीं है, बस वो कॉक्लिया का एक क्रॉस सेक्शन होते हैं जो कि ऑब्वियसली सीएसएफ होते हैं। क्या होते हैं? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। इनमें जो साइड में प्रेजेंट होता है ना फ्लूइड, 3 चैम्बर है, ठीक है, स्केला वेस्टिबुली, स्केला टिम्पनी, स्केला मीडिया। तो यहाँ पे ये जो आपको 2 मेम्ब्रेन दिख रहा है, यहाँ पे लिम्फ भरा होता है। लिम्फ बोले तो आपको पता है क्या होता है, लिम्फ यहाँ पे भरा होता है, क्योंकि ये साइड में है तो हम बोल सकते हैं पेरीफेरी में है, दैट इज व्हाई इसका नाम है पेरीलिम्फ। जबकि ये बीच में है तो हम इसको बोलेंगे एंडोलिम्फ। नाम में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे एक मेम्ब्रेन है जिसका नाम होता है रिजनर मेम्ब्रेन, यहाँ पे एक मेम्ब्रेन होता है जिसका नाम होता है बेसिलर मेम्ब्रेन, और अल्टीमेटली जो आपके जानने लायक चीज है वो है ये वाला स्ट्रक्चर जो पिंक आपको दिख रहा है ना, ये वाला। ये क्या है वो समझो। क्या होता है कि ये जो आपका नीचे में ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स आपको दिख रहा है, इसको कहते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। ये जो आपको ग्रुप ऑफ सेल्स नजर आ रहा है ना, इसे कहते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में छोटे छोटे हेयर सेल्स होते हैं जिसके ऊपर में टेक्टोरियल नाम का मेम्ब्रेन लगा हुआ होता है, जिसका काम होता है कि ईयर में जो भी हलचल हुई ना उसको रिसीव कर लो। ठीक है, हेयर क्या है? हेयर क्यों सर? तो हम बोलेंगे हेयर फाइन से फाइन चीजों को भी, फाइन से फाइन वाइब्रेशंस को भी टेक्टोरियल मेम्ब्रेन को बताता है। इसलिए कोई तुम्हारे सामने मरमरिंग साउंड में भी बात कर रहा है, या फिर मान लो बहुत ही ज्यादा विस्लिंग साउंड पे बात कर रहा है, या बहुत लाउड है साउंड है ना, तो आपको बहुत ही आसानी से क्लियरली समझ में आता है कि अच्छा सामने वाला ये बात कर रहा है। तो वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे हेयर सेल्स लगे हुए हैं। हमारे ईयर में कोई भी हलचल हुआ जो कि हमारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ने रिसीव किया, उसे ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई तक पहुंचा दिया जाएगा, और पहुंचाने के बाद में बेसिकली टेक्टोरियल मेम्ब्रेन इसे रिसीव कर लेता है। अब वो कैसे यहाँ तक आता है, सब कुछ सिस्टमेटिक वे में बताया जाएगा आपको। Which are in contact with the tectorial membrane, whose basal end is in contact with afferent nerve fibers.
The inner ear also contains a complex system called the vestibular apparatus that helps maintain the body's balance. It is located above the cochlea and consists of 3 semicircular canals and the otolith organ, which consists of the saccule and utricle. Each semicircular canal is C-shaped, lies at right angles to the other two, and is suspended in the perilymph. The swollen base of these canals is called the ampulla. ये सब जो वर्ड्स है ना, ये सब वर्ड्स आपको कुछ देर में बताया जाएगा। एम्पुला जो वर्ड है बायोलॉजी में याद रखना, एम्पुला जो होता है ना, किसी भी स्वॉलन पार्ट को एम्पुला कहते हैं। जैसे कि आपने एम्पुला और कहाँ देखा है, तो हम बोलेंगे, देखो आपने फैलोपियन ट्यूब का नाम सुना है ना, ओविडक्ट का नाम सुना है ना, वहां पे याद करो, जहां पे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलता था, उसे पोर्शन को क्या कहते थे, किसी को याद है? जहां पे मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट मिलता था, उसका पोर्शन का नाम क्या था? नहीं बच्चे, हाँ आलिया ने बिल्कुल अच्छा राइट आंसर दिया। ये आलिया ने, चलो मैं बताता हूँ आपको। ओवरी में नहीं बच्चे, क्या है? एम्पुला इस्थमस जंक्शन। हो सकता है आपके 10th में आईसीएससी में तो फिर भी था, सीबीएसई में नहीं था इतना डिटेल में, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपको जो फेलोपियन ट्यूब बड़ा सा नजर आता है ना, दोनों ही साइड में, आइदर ऑफ द साइड ऑफ द यूट्रस, इसकी भी बेसिकली 3 पार्ट होते हैं, ठीक है? एम्पुला, इस्थमस एंड इनफंडेबुलम। तो बेसिकली एम्पुला वो पार्ट होता है जहां पे थोड़ा सा स्वलन पार्ट होता है, और बेसिकली जो ओवम होता है वो यहाँ आकर के रेस्ट कर रहा होता है। आपको पता है ओवम नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर है, तो वो डिपेंडेंट होता है सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू व्हिच इज फाउंड इन द सरफेस ऑफ ओविडक्ट। तो वो ओवम आकर के एक जगह पे रेस्ट करता है, रुका रहता है। स्पर्म को अब जरूरत होती है कि वो आता है बेसिकली ओवम के पास, और उसके बाद में वो चला जाता है यूट्रस में। एक और जगह एम्पुला आपको बताता हूँ, मेमरी ग्लैंड में जो लास्ट पोर्शन जहां पे मिल्क आकर के स्टैंड करता है, मिल्क आकर के रुकता है या स्टोर होता है, उस पार्ट को भी एम्पुला कहते हैं। और जब बेबी उसको सक करता है तभी जाकर के वो मिल्क उसकी बॉडी में या फिर उसके माउथ में आ पाता है। तो बेसिकली एम्पुला का मतलब होता है स्वॉलन पार्ट। This contains a sensory spot called the crista ampullaris. The saccule and utricle also contain a sensory spot called the macula. Both crista and macula contain hair cells that act as receptors of the vestibular apparatus and are responsible for maintaining the body's balance and posture. Now we'll see how the ears enable us to perceive sounds. The external ear receives sound waves and directs them to the eardrum. The eardrum vibrates in response to sound waves and transmits them through the ear ossicles, the malleus, incus, and stapes to the oval window. The ossicles, in turn, amplify the sound and pass the vibrations through the oval window to the fluid of the cochlea. तो अब देखो, ये है पूरा का पूरा कंक्लूजन जो कि हमने अब तक पढ़ा है। क्या है? देखो, पहली बार में थोड़ा सा ईयर में डिफिकल्टी आती है, एज सच मुझे नहीं लगता कि कोई डिफिकल्टी आनी चाहिए, बट फिर भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है। नीट को भी पसंद आता है ये टॉपिक बार बार। क्या हुआ? सिग्नल सबसे पहले बाहर से अंदर आया, एक्सटर्नल और मिडिल ईयर में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में ये आया, मैलियस इंकस स्टेपिस भेजेंगे। सर बोन ही क्यों? तो मैंने बताया बच्चे, बोन एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है जो कि छोटे से छोटे वाइब्रेशन को भी सेंड करेगा यहाँ तक। अगर इसी की जगह तो मेम्ब्रेन लगा दोगे ना, या कोई भी मान लो कार्टिलेज या फिर मान लो टेंडन वगैरह कुछ भी लगा दोगे ना, तो क्या होगा? वो बहुत हद तक ना वाइब्रेशंस को रिसीव कर लेंगे या वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब कर लेंगे, और एब्जॉर्ब करने की वजह से जो बहुत कम साउंड्स होते हैं ना, बहुत ही कम वैल्यू के जो साउंड होते हैं, बहुत कम डेसिबल के जो साउंड होते हैं, वो हमारे ईयर को पहुंच ही नहीं पाएंगे और हेंस हमें सुनाई ही नहीं देगा। तो क्या होगा?
ये बेसिकली मैलोसिंगस स्टेपिस के पास जाएगा। उसके बाद में ये जो आपको साइड में ब्लू ब्लू दिख रहा है ना, ये बेसिकली पेरिलिम्फ है। इसी का क्रॉस सेक्शन कट करके अभी दिखाया था आपको। तो साइड साइड में क्या है, पेरिलिम्फ है, बीच में क्या है, एंडोलिम्फ है। और ये जो आपको पतले पतले वायर नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली टेम्पोरल रीजन में जाने वाले, टेम्पोरल रीजन में जाने वाले बेसिकली नर्व फाइबर है, जो कि हमारे जो वॉइस हमने रिसीव किया है उसको समझ पाए कि आइदर ये आवाज अरिजीत सिंह का है या फिर श्रेया घोषाल का या किसका है। हम साउंड सुन के बता देते हैं ना कि सामने वाला सिंगर कौन है। तो बस ये इसी नर्व की वजह से होता है। तो क्या हुआ, यहाँ पे इस पर्टिकुलर पार्ट पे जो वॉइस है या फिर जो वाइब्रेशन है वो रिसीव होता है, और उसके बाद ये बेसिकली यहाँ से मूव करता हुआ स्टेचन ट्यूब से बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये बाहर निकल जाएगा और अल्टीमेटली आपको पूरा का पूरा जो वॉइस सुनाई देता है वो देगा, और अल्टीमेटली सी कहानी खत्म हो जाएगी। फिर से कोई नया वाइब्रेशन आएगा और ऐसे ही चलते वो जाएगा। ठीक है, तो याद करो थोड़ी देर पहले आपने एक डायग्राम देखा था, ये वाला डायग्राम, 1 मिनट, ये वाला डायग्राम। तो आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि ये वही डायग्राम है, क्रॉस सेक्शन। तो साउंड कैसे आता है, साउंड क्या हुआ, सबसे पहले इधर से आया, यहाँ पे आया, यहाँ से आने के बाद प्रेस करता हुआ यहाँ से निकल गया। तो मुझे एक बात बताओ, जब ये यहाँ से आया तो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन ऑब्वियसली किस पे प्रेस होगा, किस पे प्रेस होगा, वो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन बेसिकली इस हेयर सेल्स पे होगा ना। हेयर सेल्स पे जाएगा और हेयर सेल्स को क्या करेगा, सिग्नल प्रोवाइड करेगा। समझ पा रहे हो, यहाँ से सिग्नल आया, यहाँ पे प्रेशराइज किया इसको, ये बेचारा क्या होगा, इससे टच हो जाएगा, टच होगा और उसके बाद ये साउंड यहाँ से निकल जाएगा। इतनी ही देर में क्या हुआ, ऑडियो, ये जो अपना ऑर्गन ऑफ कॉटाई है, मतलब ये जो हेयर सेल्स है ना, उसने सिग्नल को रिसीव किया और इस नर्व फाइबर की हेल्प से टेम्पोरल रीजन ऑफ द ब्रेन तक वो वाइब्रेशन को पहुंचा दिया और आपको पता चला कि सामने वाले ने आपसे हाय बोला है कि हेलो बोला है। ठीक है, तो ये चीज है। Then bend the hair cells, pressing them against the tectorial membrane. The ossicles, in turn, amplify the sound and pass the vibrations through the oval window to the fluid of the cochlea. This generates waves in the lymph that induces a ripple in the basilar membrane. The vibrations of the basilar membrane then bend the hair cells, pressing them against the tectorial membrane. The hairs move back and forth against the tectorial membrane, which stimulates the hair cells or receptor cells. As a result, the hair cells generate nerve impulses, which are transmitted along afferent nerve fibers and auditory nerves to the auditory cortex of the brain. The brain then interprets these nerve impulses and sound is recognized. In this manner, the ear forms an important part of the auditory system and also helps us maintain our balance. चलिए, ओके, सो अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, हमारा जो ईयर है, वही चीजें जो इंपॉर्टेंट है उसे मैंने एक अलग फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, राउंड विंडो एंड ओवल विंडो। देखो बच्चे, राउंड विंडो का फंक्शन एक एक करके आपको सबका फंक्शन बताऊंगा मैं, अभी देख लो। तो यही वो डायग्राम है जिसको कि हमने वहां पे देखा। ठीक है, आपको एग्जामिनेशन में डायग्राम बनाने को आ सकता है, आप इसको विथ लेवलिंग डायग्राम बनाओगे। ठीक है, और इसको समझाओगे। ठीक है, नेक्स्ट जो दूसरा आपका डायग्राम है वो कुछ ऐसा है जिसके बारे में आप देखोगे। ये स्नेल की तरह दिखने वाला स्ट्रक्चर है जिसको कि हम लोग बोलते हैं कॉक्लिया, और उसके साथ में होगा वहां पे ओवल विंडो, ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये वेस्टिबुलर एपरेटस वाला पार्ट और ये कॉक्लिया वाला पार्ट। ठीक है, इसमें सभी चीजें इंपॉर्टेंट मार्क करी गई है। 1 मिनट, इनमें सभी चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट मार्क करी गई है, और जो आपको पर्टिकुलर चीजें हैं वो याद करनी है विथ नेम। ठीक है, जिसमें कि एंडोलिम्फ, पेरिलिम्फ, सेमीसेलुलर कैनाल, यूट्रिकल, सल्कस वगैरह सारी चीजें हैं। ठीक है, सबके बारे में मैंने बता दिया है जहां पे इंपॉर्टेंट है।
सेंसेक्यूल जो होता है उसमें क्या होता है, सेंसरी स्पॉट होता है जिसमें मैक्युला होता है और इसका फंक्शन होता है बेसिकली बॉडी बैलेंसिंग करना। जबकि कॉक्लिया में आपने देखा कि कैसे 3 मेम्ब्रेन होते हैं, जैसे होता है पहला एंडोलिम्फ, पेरिलिम्फ और फिर पेरिलिम्फ, एंडोलिम्फ और फिर पेरिलिम्फ। इस तरीके से यहाँ पे बोनी एंड मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ के बारे में बताया गया है और बाकी चीजें हैं। नेक्स्ट अगर हम आएंगे इसके बाद में, तो ये हमारा वो पर्टिकुलर ईयर का जो कॉक्लिया उसका क्रॉस सेक्शन, जिसमें कि हमने देखा कि टेक्टोरियल मेम्ब्रेन कैसे उस हेयर सेल्स को प्रेस करता है और अल्टीमेटली सिग्नल्स जो है वो रिसीव होते हैं और अल्टीमेटली कहाँ जाते हैं, किस पोर्शन में, हमारे ब्रेन के, जल्दी से बता दो, हमारे ब्रेन के किस पार्ट में जाते हैं? कौन है रिस्पॉन्सिबल हमारे ब्रेन में वॉइस को डिटेक्ट करने के लिए? मतलब हम साउंड कहाँ से सुन पाते हैं हमारे ईयर के? इधर वो फ्रंटल है, पेराइटल है, टेम्पोरल है, ऑसिपिटल है, कौन सा है? चलिए, सो द राइट आंसर इज टेम्पोरल बोन। ठीक है, अभी एक क्लास में सभी चीजें नहीं हो पाएंगी, तो आपको एक और क्लास ईयर के लिए देना पड़ेगा और ईयर में हम लोग फिर देखेंगे इसके बारे में कितने क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये सभी चीजें हैं। गरिश्मा ने बार बार एक क्वेश्चन पूछा, सर वियरिंग ईयरफोन एवरी डे हार्म आवर ईयर। देखो बच्चे, अगर तुम ईयरफोन यूज करते हो तो इसका कोई लॉस नहीं है, इसका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन हाँ वो जो ईयरफोन है ना, वो बेसिकली बहुत ज्यादा लाउड साउंड में आपको नहीं सुनना चाहिए। ठीक है, मतलब एक लिमिट तक आप सुनो तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो टेम्पोरल लोब है या फिर आपका जो मेम्ब्रेन है वो से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप एक लिमिट के बियॉन्ड साउंड को सुनते हो ना, तो क्या होगा, आपका जो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है, आपका जो बेसिकली जिसको हम हिंदी में कान का पर्दा भी बोलते हैं, उसके टीयर अप होने का चांसेस होता है। और वो अगर टीयर अप हो गया ना तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, ऑपरेशन करके हमें ठीक करना पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हो गए, और क्योंकि ऑब्वियसली ये सेंसरी पार्ट है हमारा, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है ईयर एंड आई। ठीक है, तो आपको इसका केयर करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप इसको बेसिकली यूज कर पाओगे। साथ ही साथ आपको अगर वैक्स बार बार कुछ लोग होते हैं ना, वैक्स को बार बार रिमूव करते रहते हैं, तो इसका लॉस ही होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा वैक्स को रिमूव नहीं करना चाहिए, इससे क्या हो जाता है, फंगस एंड बैक्टीरिया को अंदर जाने का रास्ता मिल जाता है और इससे प्रॉब्लम आती है। ठीक है, चलिए, आपको सेकंड चैप्टर में बताऊंगा वो कौन कौन से और बैक्टीरिया और फंगस होते हैं जो कि आपके ईयर को डैमेज करते हैं। ओके, चलिए, अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि ईयर पे बेस्ड होते हैं। हम लोग कल और भी ज्यादा डिटेल में जाएंगे, लेकिन आज, और ये काफी होता है, इतना जो है ना वो काफी है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट फिर भी हम और डिटेल में जाएंगे ताकि हम नॉलेज के रिस्पेक्ट में इसको पढ़ पाए। एग्जामिनेशन तो क्या है, अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, बट थोड़ा बहुत नॉलेज भी इंपॉर्टेंस रखता है आपके लिए। क्या है, श्रेजा ने क्या बोला है, गरिश्मा ने बोला है डज इट कॉज एनी फंगल इन्फेक्शन? हाँ बिल्कुल बोला मैंने, फंगल इन्फेक्शन होता है, फंगस एंड बैक्टीरिया दोनों कॉज करते हैं ये। डज आवर ईयर नीड्स एयर? थोड़े बहुत अमाउंट में जो एयर है वो ऑटोमेटिकली हमारे जो ईयर होते हैं वहां पे रहता है ऑटोमेटिकली प्रेजेंट। और आपको पता है अगर वैक्यूम रहेगा तो बेसिकली जो साउंड है वो ट्रेवल ही नहीं कर पाएगा, साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है, आपने पढ़ा हुआ है फिजिक्स में। ठीक है, तो वहां पे थोड़ा बहुत अमाउंट ऑफ एयर तो ऑटोमेटिकली रहता है, तभी जाकर के आप सिग्नल को रिसीव कर पाते हो। नेक्स्ट है, सर इट डज एनी, बता दिया मैंने, ये डायग्राम बोर्ड में आएंगे। हाँ बिल्कुल, ये तीनों के तीनों डायग्राम बोर्ड में आएंगे आपके, बिकॉज ये एनसीईआरटी के ही डायग्राम में, कोई बाहर से नहीं बताया गया है आपको। ठीक है, ये एनसीईआरटी के ही डायग्राम से, जिसको कि आपको इंपॉर्टेंस देनी है, समझना है आपको। ठीक है सर, ये डायग्राम, हाँ बिल्कुल। चलिए, तो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 234। क्वेश्चन नंबर 234, चलिए एक बार देखिए इस क्वेश्चन को, मैं डिक्टेट कर दे रहा हूं, अगर दिख नहीं रहा है आपको तो देखने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। Which of the following is not true about ear ossicles? ठीक है, आपके पास 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको पढ़ना है और अटेम्प्ट करना है। चलिए बताइए। Which of the following is not true about ear ossicle? Malleus incus stapes,
ईयर ऑसिकल्स बोले तो ईयर बोन्स, ठीक है, ईयर ऑसिकल्स का मतलब ईयर बोन्स होते हैं, ऑसिकल्स मतलब बोन। नेक्स्ट है ईयर ऑसिकल्स इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव टू द इंटरनल ईयर। ओके, नेक्स्ट है मैलियस इज अटैच्ड टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ऑफ कॉक्लिया, ठीक है, एंड लास्ट वन इज स्टेपिस इज अटैच्ड टू द ओवल विंडो ऑफ द कॉक्लिया। जल्दी से आंसर करिए, 15 सेकंड है आपके पास। चलिए, सो इसका राइट आंसर जो होगा, इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा थर्ड ऑप्शन, यानी कि थर्ड ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? तो देखो, आपको याद होगा, 1 सेकेंड, अगर आप देख पा रहे हो तो आप ये चीज देखोगे यहाँ पे कि जो मैलियस इंकस स्टैपीस है, यानी कि ये मैलियस या इंकस या स्टैपीस जो कि डॉक्टर्स के स्टेथोस्कोप की तरह दिखता है, वो बेसिकली किससे अटैच है? कॉक्लिया से अटैच है। ये क्या बोल रहा है कि मैलियस जो है वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से अटैच होता है, जो कि कॉक्लिया का पार्ट है। यहाँ पे गलत हो गया, मतलब फर्स्ट हाफ ऑफ द ऑप्शन नंबर थर्ड इज वेरी करेक्ट, बट द सेकंड हाफ इज रॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज बोला गया है, मैलियस इज अटैच्ड टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ऑफ कॉक्लिया, कॉक्लिया का पार्ट नहीं होता है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, स्टेशन ट्यूब डू नॉट परफॉर्म, डज नॉट परफॉर्म, स्टेशन ट्यूब क्या नहीं परफॉर्म करता है? कनेक्ट मिडिल ईयर टू फेरिंग्स, connect internal ear to external ear by means of pharynx, equalizes the pressure on either side of the pharynx, both B and C। बताइए कौन सा गलत है, कौन सा गलत है? आलिया राइट आंसर, ध्रुविका राइट आंसर, भूमि राइट आंसर, गरिश्मा आंसर, निर्वा रॉन्ग आंसर, कृष्णा रॉन्ग आंसर, प्रयास पूर्वा राइट आंसर, ईशा रॉन्ग आंसर। सो द राइट आंसर इज सेकंड ऑप्शन, राइट आंसर इज सेकंड ऑप्शन। स्टेशन ट्यूब जो है वो क्या परफॉर्म नहीं करता? सबसे पहला ऑप्शन है ये मिडिल ईयर जो है उसे फेरिंग से कनेक्ट करता है, तो हम बोलेंगे हाँ, मैलियस इंकस स्टैपिस जिसके नीचे स्टेशन ट्यूब होता है, ये सभी मिडिल ईयर के पार्ट होते हैं, जबकि वो जो कॉम्प्लेक्स टिब्यूलर एपरेटस होते हैं ना, ये दोनों को मिलाकर के इंटरनल ईयर का पार्ट बोलते हैं। तो क्या मतलब हुआ, स्टेपिस से पहले पहले और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से के बीच का, और इसमें अपना कैनाल भी इंक्लूड हो जाएगा, इन सभी को बोलते हैं हम लोग बेसिकली मिडिल ईयर, और जो पिन्ना होता है उसे कहते हैं एक्सटर्नल ईयर। कहने का मतलब आप देख लो यहाँ पे क्या है कि ये जो हमारा, किसी को ये दिक्कत ना हो कि सर हमें एक्सटर्नल मिडिल और इंटरनल ईयर में चीजें समझ में नहीं आई, तो देखो ये जो स्टैपीज है ना, स्टैपीज से नीचे नीचे यानी कि स्टैपीज से लेकर के कैनाल तक जो है ना वो होता है मिडिल ईयर। ये जो है भाई साहब ये बाहर के एक्सटर्नल ईयर, और ये जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो तुम्हें दिख रहा है ये है इंटरनल ईयर, ठीक है, ये है स्टेशन ट्यूब। चलिए, ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 236, क्वेश्चन नंबर 236, इनर ईयर इज, इनर ईयर के लिए कौन सी चीजें सही है? क्या मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ में एंडोलिम्फ होता है? दो पार्ट था ना, बोनी लिम्फ एंड, बोनी लिम्फ एंड मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ, बोनी लेब्रियंथ एंड मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ। तो इसमें क्या एंडोलिम्फ होता है? मैं आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि जो एंडोलिम्फ होता है वो बेसिकली अंदर की तरफ होता है। जैसे कि मैं आपको एक बार डायग्राम शो करता हूँ, क्योंकि हमें कल इसको थोड़ा डिटेल में जाकर के पढ़ना है, तो मैं आपको डायग्राम शो करता हूँ, डायग्राम से आप ज्यादा अच्छे से कंक्लूड कर पाओगे। देखो,
अगर आप इस डायग्राम को देख पा रहे हो तो आपको यहाँ पे एक चीज समझ में आएगी कि अंदर में जो बोन की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे कहते हैं मेम्ब्रेनस, और बाहर में जो मेम्ब्रेन की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे कहते हैं बोनी। ठीक है, अब देखो आप सभी को पता है कि ये जो बाहर का लेयर है और ये जो अंदर का बोनी जहां भी हमने कट किया था तो क्या मिला था हमें, अंदर की तरफ होता है बिल्कुल सेंटर में होगा एंडोलिम्फ, और बाहर में जो पेरिफेरी आपको नजर आ रहा है, मतलब इस बोनी के बाहर वाला पार्ट, ये जो आपको स्पेसेस नजर आ रहे हैं इन सब में क्या भरा होगा, पेरिलिम्फ। तो मैंने यहाँ पे देखो एरो भी दिया है कि ये जो बाहर वाला स्पेस है इसे कहते हैं पेरिलिम्फ, और ये जो इसके अंदर का स्पेस इसे कहते हैं एंडोलिम्फ। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो बस यही बात है। ठीक है, चलिए तो अब बता दो मुझे कौन सा होगा। इनर ईयर इज एयर फिल्ड इनर सेगमेंट, गलत बात है। मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ में क्या एंडोलिम्फ होता है, बोलेंगे नहीं पेरिलिम्फ होता है। मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ जो है एनक्लोजेस बोनी लेब्रियंथ, नहीं इसका उल्टा बोलना सही था, बोनी लेब्रियंथ एनक्लोजेस मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ। तो इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। किसी को थर्ड ऑप्शन में डाउट है क्या? दोबारा बताऊं क्या थर्ड ऑप्शन में, कि सर बोनी और मेम्ब्रेनस वाला समझ में नहीं आया, ये ऊपर बाहर अंदर मतलब कौन सा है, समझ में नहीं आया, कैसे बाहर अंदर बोला, बताओ इसे एक बार। चलो एक बार दोबारा देखो क्या है। मैंने ऐसा बोला है कि तुम्हें कितना भी तुम पढ़ लो तुम्हें एक चीज लगेगा हमेशा कि अंदर में जो दिख रहा है ना ये बोनी होगा और बाहर में जो है वो मेम्ब्रेनस होगा, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। अंदर में जो है वो मेम्ब्रेनस है, बाहर में जो है वो बोनी है। ठीक है ध्रुविका, 1 सेकेंड। तो यहाँ पे जो इंटरनल पार्ट है ना, ये जो इंटरनल पार्ट है वो है मेम्ब्रेनस, जबकि बाहर वाला बोनी है। अब थर्ड वाला क्या बोलता है ऑप्शन में, थर्ड वाला ऑप्शन में ये बोलता है, 1 मिनट 1 मिनट, थर्ड वाला ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि इनसाइड द बोनी लेम्ब्रियंथ मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ। ठीक है 1 मिनट, सॉरी ये ओपन नहीं हो रहा। हाँ थर्ड ऑप्शन ऐसा है, मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ एनक्लोजेस बोनी लेब्रियंथ। ठीक है, यानी कि मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ जो है वो बाहर होता है, बोनी अंदर होता है। तो क्या ये बोलना सही है? क्या ये बोलना सही है? ऐसा बोला जा रहा है कि ये जो बोनी लेब्रियंथ है वो बाहर है, वो अंदर है और मेम्ब्रेनस बाहर है। ये बोलना गलत होगा। बेसिकली हम ऐसा बोलेंगे कि जो अंदर होता है वो होता है मेम्ब्रेनस और बाहर जो होता है वो होता है बोनी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा अब इसको डाइजेस्ट करने में, लेकिन ठीक है चलिए। तो अब हम बात कर लेते हैं, ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा टफ नहीं है क्वेश्चंस। ये विंडो ओपन नहीं हो रहा, 1 मिनट में थोड़ी देर में बता दूंगा। चलिए तो इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस मैं आपको कल कराऊंगा। ठीक है, और ओम पटेल क्या बोल रहे हो सर, देयर इज टेस्ट कमिंग संडे। देखो बच्चे संडे को आपका टेस्ट मे भी होगा, पता नहीं होगा ही होगा मान लो, और उसका सिलेबस मैं आपको कल कंफर्म कर दूंगा। कल क्या रहेगा सिलेबस मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। ठीक चलिए, तो ये वाला टेस्ट कैसा गया सबका? हाँ लिविंग वर्ल्ड का नोट सेंड करना है ना पूरा, ठीक कर दूंगा तुम। अच्छा गया, 300 प्लस आएंगे ना बायो में? अभी 300 लाओ एटलीस्ट। ठीक है 315 बहुत अच्छे श्रेजा। चलो मार्क्स तो मिल गए होंगे अब तक, मार्क्स तो मिल गए होंगे ना? नहीं मिले? चलो ठीक है कोई नहीं, रिजल्ट बन जाएगा उसके बाद तुम्हें सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये सभी चीजें मैं आपको सेंड कर दूंगा इज इन द फॉर्म ऑफ नोट्स, और उसके बाद में आप बेसिकली पढ़ लेना उसको एक बार। ठीक है, तो ठीक है फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और उसके साथ में बहुत सारी चीजें हम लोग को और भी डिस्कस करनी है जिसमें जिससे कि नीट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है चलिए, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड बाय बाय।